2019 में पूछे गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को की ओर हम अपना नजर दौड़ाते हैं। 2019 में कुल 35 ऑब्जेक्टिव्स बनाने थे, 35 ऑब्जेक्टिव्स पूछे गए थे। तो सारे ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग देखेंगे कि क्या क्या पूछा है। पहला क्वेश्चन ग्रुप में 2019 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस निकाल के बैठ जाओ। गोल्डन A1 क्वेश्चन बैंक सब तो जान ही रहे हो। पहला क्वेश्चन है आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। याद रखना, आदर्श एमीटर में हम लोग प्रतिरोध जितना कम हो सके उतना रखते हैं। तो ऐसे तो थ्योरेटिकली शून्य होना चाहिए, लेकिन शून्य हम रख नहीं पाते हैं। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। दूसरा क्वेश्चन है 100 वोल्ट पर आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल है, तो संधारित्र की धारिता बताना है। संधारित्र की धारिता बताना है तो धारिता के लिए फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया है। पोटेंशियल एनर्जी बराबर फॉर्मूला 1/2 CV²। एनर्जी कह रहा है 1 जूल है, तो 1 Q का मान 1 रख दिया, C का मान निकालना है, छोड़ दिया, V का मान 100 वोल्ट, तो V का मान 100 रख दिया, 100 से स्क्वायर करेंगे। इसको आप सॉल्व करेंगे, 2 से इधर गुना करेंगे तो 2, अब इधर आप 100 स्क्वायर से इधर भाग दे देंगे, तो 100 स्क्वायर से भाग दे दो तो बराबर C, यानी 2 गुने 10 के पावर 10 के पावर 4 है, ऊपर जाएगा तो 10 के पावर -4 फराड। यानी ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है बंधु? इतना हल्का क्वेश्चन है एकदम। ऑप्शन मैच कर रहा है बी, दूसरा का ऑप्शन मैच करेगा बी से। तीसरा ऑप्शन तो आपको स्मरण शक्ति पर है, याद है तो अच्छी बात, ना याद है तो झाड़ बजाओ। वैद्युत विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजन होता है। निरक्षीय स्थिति में विभव बहुगा 0 होता है, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। निरक्षीय स्थिति में विभव 0 होता है। अक्ष पर विभव होता है Kp बटा में r², निरक्ष पर विभव होता है 0। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है? कांच, पानी, लोहा, हीरा। कांच, पानी, लोहा, हीरा। ऐसे कांच, पानी और हीरा होता तो हम हीरा को सबसे अधिक मानते, लेकिन बीच में घुस गया है लोहा। लोहा से बिल्कुल ही प्रकाश की किरणें नहीं जा पाएगी, तो लोहा से बिल्कुल ही प्रकाश की किरणें नहीं जा पाएगी, तो वो तो आपको प्रकाश के लिए मीडियम भी नहीं बन पाएगा। जब तक मीडियम नहीं बनेगा उसका अपवर्तनांक हम डिसाइड ही कैसे कर सकते हैं। इस सेंस में हमारा ऑप्शन हो जाएगा हीरा, डी ऑप्शन। प्रकाश जाए ही नहीं तो वहां पर तो आप कुछ नहीं कर सकते। पांचवा, प्रत्यावर्ती धारा के वर्गमूल माध्य और शिखर मान का अनुपात होता है। तो आपको पढ़ाया गया है प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमूल मूल मान जो होता है बबुआ, वो होगा है I0 बटा में √2। तो इन दोनों का अनुपात बताना है, तो इन दोनों का अनुपात यानी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मान और शिखर मान, तो इसमें I/R/M/S में अनुपात लगाना होगा I0 से, तो यह हो जाएगा 1 बटा में √2। I/R/M/S बराबर वैल्यू जानते हो, I0 बटा √2। कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान और शिखर धारा का अनुपात कितना होगा, तो ये वाला यहाँ ला करके भाग दिए, तो ये दोनों का बटा यानी रेशियो यानी अनुपात कितना है 1 बटा √2, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। सिंपल क्वेश्चन है, थोड़े थोड़े आपको ध्यान से सावधानी से बना देना है भाई। लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा होती है, कई बार बताया गया है, फोटोन की एनर्जी होती है hc/λ, hc/λ। तो छठा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, छठा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। सातवां नंबर क्वेश्चन देखो, डायनेमो के कार्य सिद्धांत आधारित है। डायनेमो करता क्या है, तो यह मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो यह
यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर काम करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, पिछला क्लास में भी ये शायद ऑब्जेक्टिव में आया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बी ऑप्शन। हाँ, इसमें थोड़ा सा याद रखना, अलग अलग वाट वाले बल्ब अगर श्रेणी में जुड़ेंगे तो उनका हार्मोनिक जोड़ होगा और समानांतर में जुड़ेंगे तो सिंपल जोड़ होगा। कहने का मतलब एक फार्मूला लिख रहे हैं, अपने डायरी को उतार लेना, काम आएगा, काम आएगा बंधु। फार्मूला एक डायरी को लिख देता हूँ। सीरीज में जुटेगा अलग अलग पावर, सीरीज तो अलग अलग पावर जुटेगा तो 1/P1 1/P इक्विवेलेंट बराबर 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3। इस तरह से आप सीरीज में जोड़ेंगे तो फार्मूला अप्लाई करेंगे। पैरेलल में जोड़ेंगे तो पैरेलल में जोड़ेंगे तो P इक्विवेलेंट का फार्मूला लगाना P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट डॉट डॉट। क्वेश्चन कह रहा है कि दो गो बल्ब है जिसका पावर दिया हुआ है और सीरीज में कनेक्ट है, तो हमको इस फार्मूला से काम करना होगा। इस फार्मूला से काम करेंगे, दो गो के लिए लिख पाएंगे 1/P इक्विवेलेंट बराबर 1/P1 प्लस 1/P2, या आप डायरेक्ट मैथ के विद्यार्थी है तो P इक्विवेलेंट बराबर लिख सकते हो P1 × P2 बटा में P1 प्लस P2। P1 यानी दोनों बल्ब का पावर दिया हुआ है, दोनों बल्ब का पावर दिया है, कितना कितना दिया है उस वैल्यू को पकड़ के केवल इसमें सॉल्व कर देना है। 60 40, तो भैया 60 × 40 बटा 60 प्लस 40, ऊपर हो गया 2400, नीचे हो गया 100, कटने के बाद हो गया 24, यानी पावर हो जाएगा 24 वाट। 8वां नंबर क्वेश्चन का डी, 8वां नंबर क्वेश्चन का डी आंसर सही माना जाएगा। ये दोनों फार्मूला अपने डायरी पर लिख लो और याद भी कर लेना। सीरीज में हो तो उल्टा जोड़ते हैं, पैरेलल में होता है तो सीधा जोड़ते हैं। पावर के लिए, पावर के लिए चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर दे दनादन। नवा नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। नवा नंबर क्वेश्चन को और देखिए। यदि ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडली इतना इतना हो तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर में N2 का मान ज्यादा होना चाहिए N1 से कम। ये तो कल भी बताया था, स्टेप अप में N2 ज्यादा होता है N1 कम होता है, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। बताया वो चीज। 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, कल भी बताया था विद्युत परिपथ की शक्ति 3 होती है, 3 को लिखवाया था V² ये भी एक पावर, यानी कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन संख्या कल पावर वाला 3 फार्मूला बताया था, क्लास में भी काफी जिक्र किए, तो इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा सी V²। हल्का हल्का कुछ लिखिए। पृथ्वी के किसी स्थान पर एक टीवी का टावर की ऊंचाई 245 मीटर है, तो इसका रेंज कितना होगा? देखो भैया इसको कैलकुलेट कर लेना, हिंट दे देता हूं, चाहे हिंट देता हूं। रेंज के लिए फार्मूला आपको पढ़ाया है 2RE × H। 2RE रखना पड़ता है 6400 किलोमीटर, तो 6400 किलोमीटर मतलब 6400, ये हो गया 6400, अभी 3 जीरो को किलोमीटर, 6400 किलोमीटर अब उन्हें 245, हाइट ऑफ टावर दिया है 245। इसको आप सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर मैच कर जाएगा, यानी आपके ऊपर हम छोड़ दे रहे हैं। गुना भाग में टाइम हम लॉस नहीं करेंगे, ये आपकी जिम्मेवारी। सॉल्व करें इस फार्मूला के तहत 2REH। इस फार्मूला में देखो हम रख रही है, गुना भाग करके अपना आंसर तैयार कर लेना। इसमें आंसर गलत है इसलिए हम इसको देख करके नहीं लिख रहे हैं, वरना प्रॉब्लम हो जाएगा ना, गलत आ जाएगा आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि आयाम अधिविश्वित में
अर्धमिश्रण सूचकांक होता है, इस शब्दों का माया जाल जो है ना और खराब कर रहा है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हमने आपको पढ़ाया था कि मैसेज कैरियर का एम्पलीट्यूड, मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड और कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड का रेशियो कहलाता है मॉडुलस इंडिसेस। अब इसका मान 1 से छोटा होता है, यानी 0 और 1 के बीच में होता है। तो इसके लिए आप राइट ऑप्शन मार लेंगे, 1 से छोटा यानी 0 और 1 के बीच में। ये भी आपको बता दिए हैं, बहुत अच्छे से बताए हैं, 0 से 1 के बीच, ठीक है। यानी यह बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, ऑप्शन बी राइट माना जाएगा। बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आंख के किस दोष को दूर करने के लिए? अस्टिग्मटिज्म यानी अबिंदुकता, अस्टिग्मटिज्म, इसी को हम लोग बोलते हैं अस्टिग्मटिज्म, अबिंदुकता, सी ऑप्शन। 15वां नंबर क्वेश्चन देखें। 15 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी के क्षेत्र BH पर निर्भर करता है दोलन की आवृत्ति पर। देखो कल हम एक फार्मूला बताए थे। 15 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH में यदि किसी चुंबकीय सुई के दोलन की आवृत्ति n हो तो यह निर्भर करेगा, यानी इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? देखो कल हमने बताया था कि T को कहते हैं आवर्तकाल। आवर्तकाल के लिए फार्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट I और बटा में mb। यहाँ B की जगह हम BH कर देंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी का हॉरिजॉन्टल लिया जाता है। B की जगह BH कर दी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी का आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है, आवर्तकाल होता क्या है? तो आवर्तकाल का उल्टा फ्रीक्वेंसी कहलाता है। तो यानी फ्रीक्वेंसी निकालना हो तो इसको उलट देंगे, इसको उल्टेंगे तो इसको भी उलटना पड़ेगा। तो उलटेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा रूट MBH और बटा में I, और यहाँ पर खड़ा रहेगा 2 पाई, ऐसा कुछ। अब बताओ, यहाँ से रूट इधर भेजोगे, आप ये सब छोड़ो ना, हमको रूट देखना है। तो a स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर और बाकी चीजें हमारा कांस्टेंट। तो a स्क्वायर बीच के BH के क्या आ रहा है, इस सब को हम कांस्टेंट मान ले। तो a स्क्वायर BH ये क्या हो जाएंगे? समानुपाती हो जाएंगे। फिर से समझो, शायद नहीं समझ आए होंगे, थोड़ा सा रफली बता दिया। हम समझते हैं कि आप समझते हैं, लेकिन हम यही गलत समझते हैं। देखिए, आवर्तकाल के उल्टा को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो इसको उल्टेंगे तो 1/t, इसको उल्टेंगे तो 1/2 पाई, यानी उलट गया। अब इसको उल्टेंगे तो रूट तो रहेगा, MBH ऊपर चला जाएगा और I नीचे आ जाएगा। अब देखो 1/t को ही हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, यानी फ्रीक्वेंसी को F से भी दिखाते हैं, N से भी दिखाते हैं। अच्छा, A वाला 2 पाई कांस्टेंट है, I को कांस्टेंट मान लो, M को कांस्टेंट मान लो। तो हमारे पास ये सारे कांस्टेंट का जो खानदान है एक तरफ रख दो, इसको लिख दो K। अच्छा, और बगल में बच गया केवल रूट BH। अच्छा, ये बराबर में कांस्टेंट जाएगा तो समानुपाती आएगा, तो समानुपाती रूट BH। अच्छा, S बराबर में कांस्टेंट जाता है, समानुपाती आता है, समानुपाती जाता है, बराबर कांस्टेंट आता है। अब यहाँ देखो, रूटवा किधर भेज देंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर DH। यानी ऑप्शन कौन से मिल रहा है भाई? ऑप्शन मिल रहा है, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन संख्या 15। ऑप्शन मिल रहा है बी से, बी वाला ऑप्शन। अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति। देखो, चुंबकीय प्रवृत्ति बहुत कमजोर होती है, 1 से कम होती है। अब 1 से कम होती है तो इसे आप लगभग शून्य मान सकते हो, लगभग शून्य होता है, लेकिन इसमें एग्जैक्ट स्थिर दिया है, शून्य दिया है अनंत चुंबकीय क्षेत्र पर, यानी इसका ऑप्शन जो है ना वो संतोषजनक नहीं है, 1 से कम होता है। तो
16 नंबर क्वेश्चन में हम अपना राइट ऑप्शन डाल रहे हैं लेस देन 1। इसमें न्यू का मान लेस देन क्या होता है 1। ये वाला ऑप्शन आएगा ना तो ही सही है। हो सकता है इसका ऑप्शन गलत हो, ऑप्शन ही सही से नहीं छाप पाया हो। 18 नंबर क्वेश्चन देखो, 18 नंबर क्वेश्चन मजा आ रहा होगा। 10 माइक्रोकूलम माइनस 10 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश परस्पर 40 कूलम की दूरी पर रखे 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बता। एगो हमने चार्ज के बहुत सारे सिस्टम चार्ज के कारण किसी खास पॉइंट को पोटेंशियल एनर्जी बताने के लिए भी स्कीम बताया था। दो चार्ज के लिए अगर पोटेंशियल एनर्जी बताना हो तो बहुत सिंपल सा तरीका है, फॉर्मूला याद रखना। दो चार्ज के लिए 1 और 2 चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद रखना K × Q1 × Q2 और बटा में R² नहीं R। अब इस फॉर्मूला से आप इसको सॉल्व कर दीजिए। दो को चार्ज है, चार्ज लेते हुए आप चार्ज का चिन्ह भी ले सकते हैं क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में चार्ज का चिन्ह बताना बहुत जरूरी होता है। ये अदिश है, अदिश राशियों में आवेश का चिन्ह मायने रखता है। सदिश में आवेश का चिन्ह आप फार्मूला में नाम भी लगाओगे तो वेक्टर से बता दोगे। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, K का मान हम जानते हैं 9 × 10⁻9 होता है। Q1 है 10 माइक्रो, 10 माइक्रो माने 10 × 10⁻⁻6 और Q2 है -10 × 10⁻⁻6 और दूरी है 40 सेंटीमीटर यानी 40 × 10⁻⁻2। सेंटीमीटर के लिए 10⁻⁻2 से गुना करके मीटर में कन्वर्ट कर देना। दो को चार्ज है, एक है 10 × 10⁻⁻6 और एक है -10 × 10⁻⁻6। इसी को हमें सॉल्व कर देना है। सॉल्व कर देंगे आंसर आपका आ जाएगा। गुना भाग करने की जिम्मेवारी हम आपके ऊपर छोड़ सकते हैं लेकिन करने की कोशिश। 9 × 10⁻9 10⁻−12 10⁻−12 तो यहाँ पर 10 × -10 यानी -100 कर दिया। इधर हो गया आपको 10⁻9 10⁻−12 यानी 10⁻−3 और बटा में हो गया 40 और गुने 10⁻−2। अब देखिए 10⁻−2 ऊपर जाएगा तो 10⁻+2 हो जाएगा, तो 10⁻+2 हो जाएगा। नहीं इधर होगा 9 × 40 और गुने -1। इसका 2 जीरो इसमें डाल देंगे तो 10⁻−1 होगा, फिर 10⁻−2 ऊपर जाएगा तो 10⁻+1 हो जाएगा यानी -1 × 10⁻⁻⁻1 और इतना हो गया। एक जीरो से एक जीरो काट दो भाई तो -9 और बटा में 4। 9 बटा में 4 यानी आप 9 में 4 से भाग दे दो तो इसका आंसर आना चाहिए माइनस में। अब 9 में 4 से भाग देते हैं, 9 में 4 से भाग दे दो भाई। 9 दूनी 4 दूनी 8 बचा 1 पॉइंट डाला 0 4 दूनी 8 बचा 2 फिर 0 डाला 5 बार में कट गया 2.25 माइनस में 2.25 जो कि मैच कर गया आपको किससे डी से नहीं बी सी से गुना भाग है। गुना भाग में यार थोड़ा सबको मन नहीं लगता है, यही इसकी समस्या है। गुना भाग कर लेना, फार्मूला ये वाला इंपॉर्टेंट है। 2 पॉइंट चार्ज के लिए अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी टोटल बताना हो तो एक फार्मूला लगा सकते हो। एक बड़ा फार्मूला भी आपको दिए हैं, आप अपनी क्लास में जब पढ़ रहे थे उस वक्त एक बड़ा फार्मूला भी दिए थे। बहुत सारे पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी निकालने का, सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी निकालने का भी टेक्नोलॉजी बताएं। 19वां नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। 19वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सूर्य का प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता कैसा है।
देखो दो प्रकार के स्पेक्ट्रम होते हैं, एक कंटिन्यूअस एक डिसकंटिन्यूअस। तो सूर्य से प्राप्त होने वाले जो प्रकाश है उनके जो स्पेक्ट्रम है वो कंटिन्यूअस है यानी सतत है। हाइड्रोजन वाला में कंटिन्यूअस नहीं। तो इसके लिए तो भाई आप डायरेक्ट ए ऑप्शन चुन सकते हो, सतत। 20वां, सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता होती है। सामान्य समायोजन माने खगोलीय दूरदर्शक, सामान्य समायोजन नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर अनंत के लिए समायोजन होती है, लेकिन ऑप्शन जो डाला है आवर्धन क्षमता के लिए डाला है तो -FO/Fe ये ऑप्शन डाल सकते हो। हालांकि अनंत के समायोजन पर -FO/Fe आता है, सामान्य समायोजन में तो फॉर्मूला हमारा बदल जाता है। क्या करें, ऑप्शन ही गलत है। यहाँ पर देखिए अनंत समायोजन, सामान्य को काट करके अनंत बना दो। अनंत समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता इतनी होती है। क्वेश्चन गलत, अगर ऑप्शन में भी गलती तो हम क्या कर सकते हैं बंधु, चलिए कोई बात नहीं, एक आधी तो गलत है ना। नैंड गेट की बुलियन वैल्यू तो कई बार बता दिया। नैंड गेट की बुलियन व्यंजक डी ऑप्शन, ए एंड बी ना हो तबा सी वाई, पढ़ा है ना, ये सब तो बहुत छोटे छोटे चीज। 22वां नंबर क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय क्षेत्र अवस्थित चुंबकीय आघूर्ण धारा के अनुकूल टाउ का फॉर्मूला कई बार बताया है। टाउ वेक्टर बराबर एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। आप मैग्नेटिक डाइपोल चैप्टर नाम को निकाल कर देख लो, मैग्नेटिज्म में पढ़ा है। 22वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, पढ़ाया हुआ है। 23वां क्वेश्चन देख लो, 23वां नहीं, ये जो है वो 23वां क्वेश्चन है, जो बताया वो 23वां है। 22वां थोड़ा सा ऑर्डर गड़बड़ा गया। 22वां देखो, प्रकाश के रंग के कारण है, और इसमें ऑप्शन है गलत है। प्रकाश के रंग के कारण जो है बबुआ वो वेवलेंथ है, अब इसमें ऑप्शन ही गलत डाला है। वेवलेंथ तो याद रखना, प्रकाश वेवलेंथ के कारण अलग अलग रंग में होते हैं। स्पीड भी इसमें आप डाल सकते हो, क्योंकि वेवलेंथ का संबंध हो जाता है उसके स्पीड से। वेवलेंथ या स्पीड, लाल का स्पीड सबसे ज्यादा होता है और लाल का वेवलेंथ भी सबसे ज्यादा होता है। वेवलेंथ ऑप्शन में होना चाहिए, नहीं डाला। एक उत्तल लेंस जिसका अपवर्तनांक 1.5 है, यह जो आपका क्वेश्चन है ये 25वां नंबर नहीं, एक 24 नंबर क्वेश्चन को देखो। 24, 23 यहाँ है, 22 यहाँ है। 24 नंबर क्वेश्चन को देखिए। ताप बढ़ाने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध घटता है। इसमें आप डायरेक्ट याद रखना घटता है, घटता है मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी होना चाहिए, बी। पच्चीस नंबर, हाँ 25 नंबर में कह रहा है कि उत्तल लेंस है जिसका अपवर्तनांक 1.5 है और एक ऐसे माध्यम में डुबा दिया जाता है जिसका अपवर्तनांक 1.33 है, तो इसका व्यवहार कैसा होगा। देखो लेंस का अपवर्तनांक अगर मीडियम के अपवर्तनांक से बड़ा है तो व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, गलत डाला। यानी 25वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस की तरह ए, उतले लेंस की तरह रहेगा। यही उल्टा रहता है, इसका कम इसका ज्यादा तो अवतल की तरह बिहेव करता है, नेगेटिव हो जाता है फॉर्मूला, इसलिए। तो आपने 25 क्वेश्चंस को देखा, 10 क्वेश्चंस और आपके पास हैं, इसको भी हम लोग देख लेते हैं रैंडमली। क्वेश्चन काफी अशुद्ध भी है, इसके ऑप्शंस में भी अशुद्धि है, आंसर्स में भी अशुद्धि है। अब इन अशुद्धियों की वजह से मिसगाइड होना बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि हम मिसगाइडेड हो जाएं। हमें अच्छा भी याद होगा
तो हमारी विल पावर कमजोर होने के कारण वो हम सही को भी गलत कर जाएंगे। 25 तक क्वेश्चन हो गया। 26 नंबर क्वेश्चंस को देखिए। दो वो आपके पास लेंस है, पावर दिया हुआ है P1 दिया है कितना -15 डायोप्टर, और P2 दे दिया है 5 डायोप्टर। आप P इक्विवेलेंट निकालोगे तो P1 प्लस P2 करोगे तो -15 में 5 जोड़ोगे तो भैया हो जाएगा -10 डायोप्टर। अब -10 डायोप्टर होता है तो P बराबर फॉर्मूला 1/F। चूंकि यह पावर डायोप्टर में है तो फोकस सेंटीमीटर में लाना चाहते हो तो सेंटीमीटर में लाओगे, लेकिन इसके लिए ऊपर 100 से गुना करना पड़ेगा। ऐसे तो सेंटीमीटर को 100 से भाग देते हैं तो मीटर बदलता है, मीटर में बदलता है तब पावर डायोप्टर लिखाता है। ये फार्मूला भी आपको बताया है। यहाँ -10 रख दो, 100 बटा में F रख दो, यहाँ से इसको ले जाओ, F बराबर 100 बटा में -10 यानी -10 सेंटीमीटर, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा -10 सेंटीमीटर बी। बहुत हल्का सा क्वेश्चन है, इसको अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो फिर हम क्या कर सकते हैं। ये तो मजाकिया क्वेश्चन है। एक तार में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है मतलब 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में आ रहा है। 1 कूलम चार्ज अगर 1 सेकंड में आए तो इसी को हम कहते हैं 1 एम्पीयर। अब 1 कूलम चार्ज में आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाती है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, यानी 1 सेकंड में इतना इलेक्ट्रॉन आ रहा है। प्रश्न कर रहा है कि प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, माने 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो लो भाई 1 सेकंड में इतना इलेक्ट्रॉन आ रहा है। 27वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 1 एम्पीयर धारा का मतलब 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज का आना दिया जाना। अब 1 कूलम चार्ज मतलब 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। बोल रहा है कि 1 सेकंड में यानी प्रति सेकंड कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है दिया जा रहा है, तो प्रति सेकंड 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। चूंकि 1 एम्पीयर की धारा में 1 कूलम चार्ज होता है, 1 कूलम चार्ज में इतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। 28वां क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन संख्या 28। आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है, अरे चार्ज बटा एरिया को हम क्या कहते हैं, आवेश का पृष्ठ चार्ज का मात्रक कूलम, एरिया का मात्रक मीटर, तो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। 28वां का ये ऑप्शन होगा। 29वां क्वेश्चन देखिए। किसी गोलीय आवेश के अंदर Q आवेश रखने पर विद्युत फ्लक्स कितना होगा। गोला के अंदर Q चार्ज है यानी बंद है, बंद के अंदर Q चार्ज है तो फ्लक्स कितना होगा। गॉस का नियम याद करो, I = Q/एप्सिलॉन होगा। यानी 29 नंबर गॉस प्रमेय। बंद तल के अंदर खाली चार्ज मिल जाए तो चार्ज में एप्सिलॉन नॉट से भाग दे देंगे, जितना चार्ज होगा सब चार्ज में एप्सिलॉन नॉट से भाग दे देंगे, विद्युतीय फ्लक्स मिल जाता है। तो ऑप्शन संख्या बी गॉस के प्रमेय को हिंट कर रहा था। LRIC सर्किट में पहले भी पढ़ा है, ये वाला क्वेश्चन पहले भी बना दिए हैं। LRIC सर्किट एक प्रतिबाधा त्रिभुज बना देना होता है। एक क्वेश्चन पिछले सवाल में पूछा गया था, उस वक्त भी हम डिटेल में बता दिए थे। 30वां नंबर क्वेश्चन को देखिए। LRAC परिपथ की शक्ति गुणांक बताना है। शक्ति गुणांक मतलब P एवरेज बराबर हमने फॉर्मूला पढ़ाया है ERMS × IRMS अब cos phi। cos phi को ही शक्ति गुणांक कहते हैं। अब cos phi निकालने के लिए प्रतिबाधा त्रिभुज, इधर R इधर XL, यहाँ पर कितना एंगल phi, यहाँ पर R² प्लस XL का स्क्वायर। अब XL की जगह पर आपको बताया गया है ओमेगा L रखना है, तो आप cos phi निकालोगे तो आधार रखोगे R और कर्ण रखोगे कितना R² प्लस XL की जगह पर रखेंगे ओमेगा L, तो ओमेगा L का स्क्वायर, क्योंकि XL का स्क्वायर करना है ना, किसका स्क्वायर। यानी 30वां नंबर क्वेश्चन हम पहले भी बताए हैं,
17 वाले में पूछे गए थे, डी ऑप्शन। 31वां नंबर क्वेश्चन देखो बंधु, फिर एक क्वेश्चन पूछा था, विद्युत चुंबकीय तरंग की चलने की दिशा जो होती है ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के क्रॉस के अनुदिश होती है, यानी डी ऑप्शन। ये भी बताया हुआ 2017 में पूछा हुआ सवाल जो है वो 2019 से मैच कर रहा है। 2 साल का इंटरवल समझ पा रहे हो? 2 साल के इंटरवल में सवाल रिपीट करते हैं आप, इसीलिए आप थोड़ा गौर करना। मैंने बताया 17 का, फिर बताया 16 का, हालांकि 16 का नहीं बताना चाहिए था, 15 का बताना चाहिए था। फिर हम 17 के बाद सीधा 19 उठाए, 19 के बाद सीधा 21 उठाएंगे, और फिर 18 भी उठाएंगे। मैंने हम छोड़ेंगे नहीं, 15 से लेकर के 22 तक जितने भी 21 तक जितने भी सवाल पूछेगा सबको बनाएंगे, आप देखते रहना। 32वां नंबर क्वेश्चन देखो, आगे पीछे हम जानबूझ के कर रहे हैं ताकि आपको कुछ रेंज समझ में आए। 32 नंबर क्वेश्चन, 32 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है, उष्मा का मान हो जाएगा वोल्टेज। स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया गया तो उत्पन्न उष्मा का मान। हीट का फार्मूला देखो भाई, हीट का फार्मूला पढ़ा है V²/R/T। अगर वोल्टेज कांस्टेंट हो जाए, वोल्टेज कांस्टेंट हो जाए तो हीट रेजिस्टेंस का उल्टा चलेगा, तो रेजिस्टेंस होगा आधा, T होगा दुगना, यानी हीट हो जाएगा दोगुना। बी ऑप्शन 32 का बी। रेजिस्टेंस आधा करने पर वोल्टेज वही रखना है, वोल्टेज वही रखना है। तब अब यही कहा था करंट को आधा करना पड़ेगा, यानी करंट को नियत रखना है और तब रेजिस्टेंस को आधा करना है। तब फार्मूला लगाते हैं H=I²RT, और यहाँ पर करंट को नियत रखते हैं तो हीट R के समानुपाती होता है, यदि रेजिस्टेंस आधा होता तो हीट भी आधा हो जाता। विभवांतर आधा करना है तब तो उल्टा ये वाला फार्मूला देखो, विभवांतर की बात करें ये वाला फार्मूला लगाना V²/R/T, और अगर धारा की बात करें तो ये फार्मूला लगाना I²RT। अगर धारा नियत रखेगा तो रेजिस्टेंस के समानुपाती, यानी रेजिस्टेंस आधा तो हीट भी आधा, और विभवांतर अगर नियत रखेगा तो रेजिस्टेंस आधा पर हीट दुगना हो जाएगा। इसलिए कंसेप्ट इज पावर। 32वां नंबर क्वेश्चन हो गया। 33वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 33 नंबर क्वेश्चन। एन अपर्तनांक है प्रिज्म वाले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण पढ़ाया गया भाई, डेल्टा बराबर म्यू माइनस 1/2a। पतले प्रिज्म से विचलन पढ़ाए 33 33 33 33। तो हम ये ना देखिए ये दिया n दिया है n-1 into a, n-1 into a, यानी बी ऑप्शन। 34 नंबर क्वेश्चन देखो, 34 नंबर क्वेश्चन। जितने समय में किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ की राशि प्रारंभिक आधी हो जाती है, अब 17 में मिलाएगा क्वेश्चन, 19 में मिलाएगा क्वेश्चन, मैच करेगा। ये भी क्वेश्चन पहले पूछा हुआ था, अर्धायु काल, बी ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन देखो, किसी विद्युत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र होता है। परिमित दूरी मतलब निश्चित दूरी पर, तो निश्चित दूरी है मतलब उसको हम नाप सकते हैं तो बहुत ज्यादा नहीं हो, यानी अनंत नहीं। अनंत होगा तो नहीं नापते, तो परिमित दूरी पर तो गोलीय से होगा। कैसा होगा? गोलीय। अगर अपरिमित बोल देता तो बोल देते समतल। परिमित बोलेगा गोलीय, अनंत दूरी पर बोलेगा समतल। तो 35 ऑब्जेक्टिव को मैंने सॉल्व कर दिया। 2019 में पूछे गए सवालों को हम लोगों ने सॉल्व किया। अगले क्लास में 2021 या 2018 के सवाल बताए जाएंगे।